हेलो बच्चों, वेलकम टू मोर चैनल। हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे और आज हम लोग इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जिन्होंने मेरे वीडियो को पढ़ा है, सोशल साइंस का पूरा तैयारी किया है, सोशल साइंस का हमारे वीडियो से, लेक्चर से, उनको क्वेश्चन आंसर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। खैर चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। जो नहीं पढ़े हूँ, आज भी प्लेलिस्ट में वीडियो लगा हुआ है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गेरिबाल्टी के योगदानों को बताएं। तीनों का योगदान था। उससे पहले नेपोलियन का थोड़ा सा था भूमिका तैयार करने में, लेकिन इटली के एकीकरण में मुख्य रूप से जो योगदान है मेजनी, काबूर और गेरिबाल्टी का। तो चलिए मेजनी का योगदान के बारे में जान लेते हैं। मैगजीन देखिए, राष्ट्रवादी दल, ये गुप्त राष्ट्रवादी दल था, एक कार्बोनरी उसका सदस्य था, है ना। एक साहित्यकार और बढ़िया सेनापति था, है ना। तो सेनापति का भी कार्य किया करता था, साहित्य लिख लिख करके लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भी भरता था। इसने इटली में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए यंग इटली संस्था की स्थापना की। देखिए डेट भी लिख दी है, आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ देता है। यंग इटली की स्थापना की और इटली से बाहर यूरोपीय देशों में घूम घूम करके इटली की स्थिति के बारे में बताने वाले या दूसरे के अधिकारों के बारे में लड़ने वाले एक संस्था को गठन किया गया था, जिसको यंग यूरोप कहा गया। तो ये हो गया मेजनी का योगदान। अगर इटली के एकीकरण में काउंट काबूर के योगदान को देखें तो आपको क्या बताए थे कि ये सफल राजनीतिक और कट्टर राष्ट्रवादी था। वीडियो में सब पढ़ा दिए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको क्वेश्चन सब पढ़ के जोड़ते नहीं है ना। इसने ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा बाधा मानता था, सबसे बड़ा बाधा मानता था। यहाँ पर बाधा लिख लीजिएगा, तो नहीं सब बड़ा बड़ा दुबर लिखा गया, बाधा मानता था। उसने ऑस्ट्रिया को निष्क्रिय करने के लिए, कमजोर साबित करने के लिए क्या किया था, फ्रांस के बिना बुलाए क्रीमिया युद्ध में चला गया था, साथ दिया था, है ना। इसका लाभ आगे चल करके काबूर को फ्रांस को वैचारिक समर्थन और सैन्य समर्थन के रूप में प्राप्त हुआ। आगे चल के जब ऑस्ट्रिया ये जब युद्ध होता है ऑस्ट्रिया और इटली के बीच, तो फ्रांस इसका समर्थन करता है, बेचारी का सैनिक भी देता है समर्थन करने के लिए। ऐसी कूटनीति के बल पर काबूर जो था वो मध्य इटली का, काबूर जो है उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण कर देता है ना। अगर बात करें इटली के एकीकरण में गेरिबाल्टी के योगदान, तो गेरिबाल्टी के योगदान की अगर बात करें तो आपको क्या बताया कि यह अंतिम चरण में एकीकरण को ले गया था, है ना। वो अपन कर्मचारी और स्वयंसेवकों का सशस्त्र सेना तैयार किया और दक्षिण में सिसिली और नेपल्स बचल हुआ था, उसी को जीत करके एकीकरण कर दिया। एकीकरण मतलब शासन किसी एक शक्ति के नीचे शासन को लाना, है ना। इस प्रकार से एकीकरण के बारे में हम पढ़ा देते हैं, अर्थात एक देश को बना तैयार करना सबको मिला करके। तो ये हो गया आपका इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गेरिबाल्टी के योगदान, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय में जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। बहुत बढ़िया तरीका से वीडियो में पढ़ा दिए थे, अब क्वेश्चन सब पढ़े की जरूरत नहीं है, जो हम मेरे वीडियो से तैयारी किए हैं, अभी भी प्लेलिस्ट में लगा हुआ, आप देख सकते हैं। क्या है, जर्मनी के प्रसा का प्रतिनिधि था। जर्मनी के बिस्मार्क जो था, यहाँ पर देख लीजिए बिस्मार्क, यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, बिस्मार्क जर्मनी के प्रसा का प्रतिनिधि था, है ना। जर्मनी में प्रसा का प्रतिनिधि था, जर्मनी के प्रसा का प्रतिनिधि था, और निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण का प्रयास करने लगा, है ना। निरंकुश राजतंत्र का मतलब होता है राजतंत्र है, राजतंत्र का समर्थन करना जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते, कोई उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन जर्मनी को एक अच्छा बात यह था कि जर्मनी के एकीकरण करना चाहता था। इसने सैन्य शक्ति को, उसको लगा कि युद्ध होगा तो फिर पहले सैन्य एकीकरण करने में युद्ध हो सकता है, इसलिए सैन्य शक्ति को बढ़ाया जाए। सैन्य शक्ति को बढ़ाने पर बल दिया, है ना। इसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया और फिर लोगों में रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। कितना बढ़िया तरीका से आपको पढ़ा दिए थे, वीडियो पर क्वेश्चन आंसर पढ़ के अलग से जरूरत नहीं है। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था, ऑस्ट्रिया को मानता था, और उसको कमजोर आक्रमणकारी सिद्ध करने के लिए यहाँ पर फ्रांस से संधि कर ली और उससे अपना कुछ राज्य देने का वादा भी किया, है ना। और कहा कि प्रसा ऑस्ट्रिया जब युद्ध हो तो उसमें युद्ध में क्या नहीं ले, भाग आप नहीं ले। और यहाँ पर उसको मना लिया, किसको, फ्रांस को मना लिया कि आप युद्ध में भाग नहीं ले। और दूसरी तरफ इटली भी चला जाता है, कितना बढ़िया से कहानी पढ़ा दी, इटली भी चला जाता है और ऑस्ट्रिया कहता है इटली को कि देखिए आप भी एकीकरण करना चाहते हैं, हम भी एकीकरण करना चाहते हैं, और जो हम एकीकरण करना चाहेंगे तो ऑस्ट्रिया हमारा बाधा बनेगा, युद्ध करेगा। तो हमसे जब युद्ध करे तो आप ऊपर वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर दीजिएगा, इसे युद्ध में उलझ जाएगा दोनों तरफ, हम जीत जाएंगे। तो प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध में इटली के ऑस्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए मना लिया। अतः जब प्रसा ऑस्ट्रिया जब युद्ध होता है, प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध सेडोवा का युद्ध, तो ऑस्ट्रिया का होता है बुरी तरह हार जाता है और कमजोर हो जाता है, जिसका लाभ उठा करके बिस्मार्क 2/3 भाग का एकीकरण कर देता है। कितना बढ़िया से आपको पढ़ाते हैं। शेष जर्मनी का एकीकरण जो होता है उसमें फ्रांस का खतरा का अनुभव करता है। आपको क्या बताया, बिस्मार्क का था ना कि हम कुछ स्टेट आपको देंगे, वो देता नहीं है बाद में, है ना। उसको फिर से एकीकरण करना चाहता है तो देखता है कि फ्रांस बाधक बनेगा तो उससे युद्ध कर लेता है। तो ऑस्ट्रिया फ्रांस युद्ध हो जाता है, जिसको सेडोन के युद्ध के नाम से जानते हैं, सेडोन के युद्ध के नाम से छेड़ देता है, जिससे फ्रांस बुरी तरह हार जाता है और फ्रैंकफर्ट की संधि होता है।
इस तरह 1871 तक बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका से और कूटनीति के बल पर जर्मनी का एकीकरण हो जाता है ना। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, कहता है राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभाव की चर्चा करें। कितना बेहतरीन तरीका से पढ़ा है, जो पढ़ लिए उनको क्वेश्चन आंसर तक पढ़े की जरूरत नहीं, 80 में 80 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपको आने वाला बन जाने वाला है एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। क्या बोले, जीरो से हीरो बना देंगे आप लोगों को, तो हम इतिहास को कहानी की तरफ पढ़ा देंगे। राष्ट्र के उदय के कारण क्या है, तो देखिए निम्नलिखित कारण रहे, यहाँ पर कारण छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, हम ही को सब करना पड़ता है, इसलिए निम्नलिखित कारण रहे, जैसे यूरोप का पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति, कितना बढ़िया से सब चीज समझाए थे, यूरोप का पुनर्जागरण और फ्रांस की क्रांति। दूसरा नेपोलियन के सैनिक अभियान और उसका बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था, नेपोलियन के किसका सैनिक अभियान और उसका बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था। मध्यम वर्ग के उदय और उसका उदारवादी सोच, इस सब के बारे में एक एक टॉपिक पर आप डिस्कस किए थे। मेटरनी की घोर प्रतिक्रियावादी नीति, अब क्या है प्रतिक्रियावादी नीति, जो प्ले लिस्ट जान पढ़े हो कितना बढ़िया समझ रहे होंगे इस बात को, खूब बढ़िया। उनको तो क्वेश्चन से पढ़ने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र के उदय के कारण से जो प्रभाव सामने आया वो निम्नलिखित है। क्या क्या प्रभाव है, तो यूरोपीय देशों का एकीकरण हो गया, कई छोटे बड़े राज्य का राष्ट्रों का जन्म हो गया, है ना। अपने देश और समाज के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी और एक नया विचारधारा संकीर्ण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, है ना। संकीर्ण राष्ट्रवाद जो आगे चलकर साम्राज्यवादी विचारधारा में बदल गया। बहुत बेहतरीन तरीका से एक टॉपिक पर डिस्कस करते किए थे आप लोग। अब क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए आए हैं तो आप लिख लीजिए, हम जानते हैं आपको समझने से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन आंसर के लिए आए हैं तो, है ना। जो अगर समझना है तो मेरे प्लेलिस्ट को चेक करें, उसमें बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ा दिए हैं, छोटा छोटा वीडियो है क्लास की तरह। क्या है, चौथा प्रश्न है जुलाई 1830 के क्रांति के विवरण दे। कितना बढ़िया से पढ़ा था कहानी की तरह कि लुई 18वां था, उसके भाई उस उमरा जो ओकरे भाई एगो पाचक था, भाई चार्ल्स दसम, उसका जो भाई था चार्ल्स दसम, वो फ्रांस का राजा बनता है ना। और राजा बनता है तो पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाता है, और दोनों के विचार एक जैसा रहता है, आई दोनों कट्टर राष्ट्रवादी को दबाने वाला रहता है, और मेटरनिक व्यवस्था को लागू करना चाहता है। मेटरनिक कौन था, मेटरनिक व्यवस्था क्या है, कितना बढ़िया से पढ़ाए थे। इनके नीतियों को केवल ये जो नीति बनाता था, नियम कानून, इससे केवल 12 लोग को ही फायदा होता था, शक्तिशाली लोग को ही फायदा होता था, उच्च वर्ग के लोग को ही फायदा होता था, है ना। जबकि आम जनता इससे बहुत ज्यादा नाराज थी, आक्रोशित थी, है ना। तो इसी को देखते हुए लोग बर्दाश्त करते 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 जुलाई 1830 में विद्यार्थी, अवकाश प्राप्त सैनिक, मजदूर आदि मिल करके सब साथे क्रांति कर देते हैं। अब पूरा पूरा फ्रांस भर में क्रांति हो जाता है। इसको जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। और इसका परिणाम क्या निकलता है कि चार्ल्स दसम को, दसम लिखा गया वहां पर, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक रहेगा, हम बोल देंगे। चार्ल्स दसम को सिंहासन छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ता है। उदारवादी और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, राजतंत्र की स्थापना होता है उसके भागने के बाद, लेकिन अब फिर उदारवादी और संविधान से चलने वाला राजतंत्र की स्थापना होता है ना। मेटरनिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है, शासन पर चर्च का प्रभाव समाप्त हो जाता है। लुई फिलिप को जनता खुद से राजा बनाती है, लुई फिलिप नाम के व्यक्ति को जनता खुद से राजा बनाती है ना। यही आगे चल के शासन के गड़बड़ाइए देता है ना, गुरु गोबर कर देता है, एकरो भगाता है सब मार के। तो उसके बारे में नहीं पढ़ना। यह क्या है, 5वां क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के विवरण दे। अब स्वतंत्रता, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता विवरण दे, नहीं संक्षिप्त विवरण दे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, देखिए क्या संक्षिप्त विवरण दे, यानी आपको कितना बढ़िया से पढ़ाए थे कि यूनानी सभ्यता जो थी पूरे यूरोप की जननी मानी जाती है ना। यूनान का जो सभ्यता है यूरोपीय सभ्यता की जननी मानी जाती है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है, प्राचीन यूनान का संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, कला, दर्शन, चिकित्सा, ये सारा चीज में यूरोप के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। काहे कि वहां से एक पर एक व्यक्ति बुद्धिमान निकले। जैसे एशिया में बुद्धिमान व्यक्ति भारत से निकला है, उसी प्रकार यूरोप में बुद्धिमान सिकंदर, अरस्तु, बायोलॉजी के जनक अरस्तु, है ना, बहुत बड़का दार्शन शास्त्र के दार्शनिक शास्त्र, बहुत बड़का राजनीतिज्ञ। तो ये सब पूरा यूरोप से प्रेरणा लेता था। इसके बावजूद उस पर किसका शासन था, आपको बताया थे, तुर्की शासन क्या करता, तुर्की इस्लामिक राष्ट्र था, है ना। और जब यूनान में राष्ट्रवाद फैला तो कई संस्था का जन्म हुआ है, तरीका फिलाई जैसे संस्था का। राष्ट्रवाद का मतलब क्या, राष्ट्र प्रेम से बढ़ा, तो देश आजादी करने के लिए कई संस्था का जन्म हुआ, जैसे तरीका फिलाई जैसी कई संस्था, राष्ट्रवादी संस्था का जन्म हुआ। यूरोप के कई राष्ट्र इसको समर्थन भी करते थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सब, क्योंकि यह धार्मिक रूप से यूनान के भी लोग ईसाई थे, यूरोप, फ्रांस, रूस आदि के भी लोग क्या थे, ईसाई थे। धार्मिक और सांस्कृतिक एकता के कारण यूनान का समर्थन करते थे। कहीं ना कहीं इन लोगों को डर था कि इस्लाम यूरोप में घुस जाएगा तो हमारी संस्कृति सभ्यता को खा जाएगा। अब ये डर सच था कि झूठ था हम नहीं जानते हैं लेकिन इस बात को समझिए कि उसको डर था कि कहीं हमारी संस्कृति को खा जाएगा, इसलिए यूनान का समर्थन भी करता था। यूनान के लिए इज्जत का भाव भी था, तो लोग में सम्मान भी करता था कि यूनान से तो सारा ज्ञान विज्ञान निकला है। अब क्या है, समर्थन देना शुरू किया। तब 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसलांटी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1821 में अलेक्जेंडर चिपसलांटी के नेतृत्व में कहा जाता है विद्रोह हो जाता है, जिसको तुर्की बहुत अमानवीय तरीका से, अमानवीय मतलब बर्बरता से कुचल देता है।
अब इस घटना से राष्ट्रवादी भावना का विस्फोट हो जाता है, पूरा राष्ट्रवादी और बढ़ जाता है, राष्ट्रप्रेम लोगों में और बढ़ जाता है ना। तो ये जो यूनान के समर्थन यूरोपीय देश कर रहे थे, रूस, फ्रांस, ये ब्रिटेन, ये सब अपन संयुक्त सेना लेकर नवार्नियों की खाड़ी में आते हैं। नवार्निय जगह है, उसकी खाड़ी में आते हैं। परंतु यहाँ तुरंत लिखा गया है, परंतु तुर्की अपना और मिस्र की खाली सेना लेकर के युद्ध में भाग लेता है ना, जिसमें तुर्की को बुरी तरह पराजय हासिल होता है, तो मार मार के हिला देता है सब उसको, समझ रहे क्या, समझ रहे। इसके बाद तुर्की और यूनान के बीच एड्रियानोपल की संधि होता है। तुर्की बेसिकली नहीं है, रूस और यूनान के बीच होता है। यहाँ पर आप रूस कर सकते हैं या तुर्की, रूस और यूनान के बीच, रूस और तुर्की के बीच, सॉरी रूस और तुर्की के बीच। यहाँ पर यूनान के जगह पर आप रूस कर दीजिएगा, क्योंकि यूनान का समर्थन करने आता है रूस आगे बढ़ सके, इसलिए उसे संधि करवाता है। अतः 1832 तक आते आते यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा, जिसका प्रथम शासक ऑटो बना, उभरा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। इस प्रकार से हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुआ। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया था आप लोग। आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।